So yesterday we have discussed about the shear modulus and a numerical on that. Example 9.4. Example 9.4 we have discussed. Okay. Square lead slab. Now today we are discussing the bulk modulus. Okay. So in bulk modulus, hydraulic stress. What is hydraulic stress? I told you a body is submerged in a fluid. It undergoes a hydraulic stress. And that is equal to the hydraulic pressure. So it undergoes a hydraulic stress when a body is submerged inside the liquid. जैसे बलून का केस बताया था, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा चारों तरफ से, ठीक है, उसको हाइड्रोलिक प्रेशर बोलेंगे। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होगा? वो हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बलून का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेट अस डेल्टा वी इज द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बलून or the thing which has been submerged in the water. Okay, so bulk modulus is defined as B is equal to the pressure stress, volume stress or hydraulic stress, that is equal to the pressure, okay, divided by the volume strain delta V upon V. So stress upon strain formula, it is written here. Why this minus sign is there? Minus sign is because if we increase the pressure, the volume delta V reduces. जैसे पानी के अंदर चीज को लेके जा रहे हैं तो उसका कंप्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ वी रिड्यूस द प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, इसके लिए जो है माइनस साइन लगाया गया है, सो दैट द बल्क मॉडुलस साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होना है। इसके लिए हम माइनस साइन इन दोनों के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लगा दिए गए। एज अ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आ गया। एंड यूनिट विल बी सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। बल्क मॉडुलस के लिए एसआई यूनिट कितना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जो कि प्रेशर की यूनिट है, ठीक है, बल्क मॉडुलस की। अब कुछ कॉमन मटेरियल्स का बल्क मॉडुलस टेबल 9.3 में इन्होंने दिया हुआ है। टेबल 9.3 देखिए, ये रही। एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर एटसेट्रा, और लिक्विड्स में वाटर, एथेनॉल एटसेट्रा, गैसेस में एयर, सबका बल्क मॉडुलस दिया है, बिकॉज ऑल आर डीलिंग विद द वॉल्यूम। जितनी भी चीजों की बात करिए उनके वॉल्यूम की बात होगी, तब बल्क मॉडुलस की बात होगी, ठीक है। अब जो माय ऑडियो इज क्लियर बाय स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. The reciprocal of the bulk modulus is called the compressibility. कंप्रेसिबिलिटी एक नया टर्म आ गया आपके सामने, जिसको K से डिनोट किया जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन द बल्क मॉडुलस। K क्या है? कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। 1 अपॉन बल्क मॉडुलस मतलब ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था इसको उल्टा कर दीजिए बस, ठीक है। इन्होंने यहाँ डेल्टा P लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये जो P है यही डेल्टा P है, चेंज इन द प्रेशर, व्हाटएवर चेंज इन द प्रेशर फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, ठीक है। तो क्या है? -1 अपॉन पी और डेल्टा वी अपॉन वी ऊपर आ गया, ठीक है। डेल्टा वी अपॉन पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, ऐसा लिखा जा सकता है माइनस साइन कंप्रेसिबिलिटी को। कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो सॉलिड्स जो हैं सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, क्योंकि उनको बहुत कम दबाया जा सकता है, बहुत ही प्रेशर लगाएंगे फिर भी उनके वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होगा। सिमिलरली लिक्विड्स भी होते हैं, उनका लीस्ट वेरी लेस कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैसेस जो है मोस्ट कंप्रेसिबल होती है। गैसेस क्या होती है? मोस्ट कंप्रेसिबल होती है, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, अबाउट 1,000,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन द सॉलिड्स। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स क्यों होता है? क्योंकि जो उनके नेबरिंग एटम्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, वो टाइटली बाउंड होते हैं, उनके अंदर टाइट कपलिंग होती है। जो बॉन्ड्स होते हैं आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसके लिए वो सॉलिड का शेप लिए रहता है, और इसीलिए वो अप्लाइड प्रेशर को रेजिस्ट करता है।
अब देखिए एक क्वेश्चन बनाया है इन्होंने एग्जांपल 9.5 द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। इंडियन ओशन की डेप्थ 3000 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी, ये निकालना है अपने को, वाटर एट द बॉटम। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है कि जैसे जैसे हम पानी में गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर का फॉर्मूला है ऊपर अगर h हाइट का वाटर हो, h हाइट का लिक्विड हो किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी मतलब h डेप्थ में सबमर्ज कर दी गई हो, तो जो है फॉर्मूला लगता है एच रो जी, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज ऑफ द वाटर अबव। प्रेशर जो कितना आएगा, एच रो इज द डेंसिटी एंड जी यू नो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है कि पानी में बॉटम में, ओशन के बॉटम में, मतलब 3000 मीटर नीचे जाने का है पानी में, वहां पे डेल्टा वी अपॉन वी क्या होगा वाटर के लिए। इसमें कोई चीज डुबाई नहीं गई है, सेम वाटर है। एक वाटर जो है वो सी के सरफेस पे है, अपर सरफेस पे। ठीक है, एक वाटर का ब्लॉक मान लो। ठीक है, और वही वाटर जो है 3000 मीटर नीचे गहराई में, इस तरह से बात कर रहा है। ठीक है, कोई उसमें कोई नई चीज नहीं डाली गई है इसमें। ठीक है, तो ओशन के डेप्थ पे बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर ये दिया हुआ है। ठीक है, ओशन के डेप्थ पे इसको पहुंचाना है, तो व्हाट इज द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ द ओशन। बॉटम ऑफ द ओशन पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P इज इक्वल टू एच रो जी फॉर्मूले से। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। एच इज 3000 मीटर, रो इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर का डेंसिटी होता है। एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस में 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और यहाँ एमकेएस है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज रो डेंसिटी ऑफ द वाटर। जी क्या है आप मालूम है, यहाँ 10 ले लिया इन्होंने, तो कितना आया 3 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी 3000 मीटर बिलो द अपर सरफेस। तो अपने को मालूम है फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि आपको हर बार क्या करना चाहिए, एक बार फॉर्मूला लिखना चाहिए फिर उसको इंटरचेंज करना चाहिए। ठीक है, बल्क मॉडुलस कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फॉर्मूले से कितना होगा, तो इसमें वॉल्यूम स्ट्रेन लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन लगेगा। वॉल्यूम स्ट्रेस प्रेशर के बराबर होता है, मैंने बताया था। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया जा रहा है। और वॉल्यूम स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेट करना है डेल्टा वी अपॉन वी, नीचे वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वी अपॉन वी क्या हो गया, ये हो गया पी अपॉन बी, स्ट्रेस अपॉन बी। ठीक है, जो प्रेशर हमने यहाँ पे निकाला है डिवाइडेड बाई बी। तो 3 into 10⁻⁷ ये हो गया आपका स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस क्या हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस प्रेशर के बराबर हो गया, ये जो प्रेशर है आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे बॉटम। ठीक है, डिवाइडेड बाई बी, बल्क मॉडुलस गिवन है। बल्क मॉडुलस कितना दिया भैया, 2.2 into 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो रख दिया। ठीक है, तो 1.36 into 10⁻⁻², ये आ गया डेल्टा वी अपॉन वी, ये फ्रैक्शनल आया। अब आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है तो परसेंटेज चेंज 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एरर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ना, फ्रैक्शनल क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते, 10⁻⁻² चला जाएगा, 1.36% आ जाएगा। तो चलो एनसीईआरटी वाले समझदार लोग हैं, जो मैं आपको बोला था ना कि एंड ऑफ द चैप्टर में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। वो पहले गुजरात बोर्ड में जब मैं पढ़ाता था तो मैंने बना रखा था टेबल। देखिए ऐसे टेबल आपको बना लेना है, टाइप ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम में आपको ये बनाना है स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, व्हाट यू हैव टू डू योरसेल्फ, you have to make a column type of stress, you have to make a column states of matter, कौन से मैटर में बात हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ नेम ऑफ स्ट्रेस क्या है, नेम ऑफ स्ट्रेन क्या है, फिर इसकी जरूरत नहीं है, इलास्टिक मॉडुलस उसका नाम क्या है, इलास्टिक मॉडुलस कौन सा है। ठीक है, और ये नेम ऑफ मॉडुलस, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहले टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग क्या होगा इसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस, रॉड का केस, उसमें जो है आपका स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आप अपना सिंबल भी इसमें लग देना, और ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा एल। तो अब यहाँ पे होता है नेम ऑफ द मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस आएगा, यंग्स मॉडुलस आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उससे फॉर्मूला फाइनली ये आ जाएगा। 2 लाइन में इसको लिखना, एक बार स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसके बाद वैल्यू रख के एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल निकल आएगा। तो ये किस में हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है, गैसेस में तो होगा नहीं, लिक्विड्स में भी नहीं होगा। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव कैसे होगा, होगा क्या, नहीं होगा। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव खाली सॉलिड में होगा, बराबर है। उसके बाद आता है शियरिंग। शियरिंग टाइप ऑफ स्ट्रेस जब लग रहा है तो स्ट्रेन क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेन होगा। शियरिंग स्ट्रेन क्या है, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें चाहे तो आप फिगर बना लेना, वो वाला जो ब्लॉक वाला फिगर मैंने बनाया था, ब्लॉक वाला फिगर बना के उस ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे तो उसका फेस जो है लगभग जो है थीटा एंगल डिस्प्लेस हो जाता है, वर्टिकल से थीटा एंगल डिस्प्लेस हो जाता है, ये इधर चला जाता है, बराबर। तो आप ऐसा फिगर भी बना सकते हैं, अकम्पनिंग फिगर। और थीटा जो है ये टेन थीटा के बराबर भी होता है, और इसकी वैल्यू जो है डेल्टा एक्स अपॉन एल भी होती है, सब बता चुका है। एल इज दिस, और ये डेल्टा एक्स जो है शिफ्टिंग हो गई है, शिफ्टिंग हो गई अपर फेस की शियर की वजह से, और फोर्स लगाया गया पैरेलल टू द प्लेन। फिगर के साथ अकम्पनी करके लिखेंगे, हाँ एक कॉलम फिगर का और बना लेने का, ठीक है। तो अब इसमें जो है इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस कौन सा होता है, इसमें होता है शियर मॉडुलस, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। दिस इज बेसिकली द समरी। तो ये आपका जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फॉर्मूला आ जाता है जी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से फॉर्मूला आएगा एफ थीटा अपॉन ए, ठीक है। ये किस में होता है, ये होता है सॉलिड में। शियर मॉडुलस तो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, जी नहीं, लिक्विड में कैसे होगा, लिक्विड की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलती है, रिवर जब फ्लो करती है तो जो सबसे बॉटम वाली लेयर होती है वो नीचे जमीन से टच करके चलती है, उसकी स्पीड सबसे कम होती है, और सबसे टॉप पे जो रिवर की लेयर होती है, नहर की या रिवर की लेयर, वो सबसे फास्ट फ्लो करती है। आप तो देखते हैं आप लेयर के ऊपर लेयर फिसल रही है लिक्विड में, तो शेयरिंग जो उसमें होगा ही नहीं, शेयरिंग फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, शेयर फ्री है लिक्विड, ठीक है। तीसरा क्या है, हाइड्रोलिक या प्रेशर। हाइड्रोलिक स्ट्रेस जब होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो स्ट्रेन कौन सा होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, और दोनों के रेशियो को बल्क मॉडुलस कहते हैं, बराबर है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये देखो बल्क मॉडुलस बोल दिया इसको, और ये गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक समरी टेबल आप आराम से बना सकते हैं, और पूरे चैप्टर का सब जितना भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें कवर हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आएंगे हम लोग एक वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर मटेरियल्स। वो टेबल जरूर बना लीजिएगा जो मैंने बोला था, उससे आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा सब फिगर्स के साथ में, और उसमें स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, उस मॉडुलस कौन सा होता है, वो सब चीजें याद हो जाएंगी। इस चैप्टर में जेडब्ल्यू के हिसाब से जो टॉपिक छोड़ा गया है वो है पॉइसन्स रेशियो। इसमें उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्रीवियस ईयर्स पिछले सालों में डिस्क्रिप्शन था, तो अगर मेरे को इसके बाद जो है लेक्चर के बाद टाइम मिलेगा तो आई विल कवर दैट पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। पॉइसन्स रेशियो क्या है कि किसी चीज को हम खींचते हैं ना, किसी रॉड को मान लो हम खींचेंगे, स्ट्रेस करेंगे, उसको इलोंगेट करेंगे, तो क्या होगा, उसका जो डायामीटर, अगर गोल राउंड रॉड है तो उसका डायामीटर एक्चुअली कम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक के डिस्कशन में हमने ये बात तो सोची ही नहीं थी, हमने सोचा कि जो है रॉड को खींचेंगे तो रॉड लंबी हो जाएगी, बस साइड से पतली नहीं होगी, ऐसा ही सोचा ना। तो वो चीज जब हम कंसीडर करेंगे, वो साइड वेज मूवमेंट जो होगा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाएगा, तो इस वजह से एक डिफाइन किया गया रेशियो, ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। चलो अभी हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। नाउ सी ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, जितने भी आप लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, और उसके बाद में इंजीनियरिंग ब्रांचेस में जाएंगे। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग इज डिजाइन। डिजाइन के कॉन्सेप्ट जो है ये आपके
ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स में काफ़ी कंप्लीट होते हैं, बाद में आप उनको डिटेल में पढ़ते हैं, उनका एप्लीकेशन होता है। तो अभी जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग डिजाइन में क्या है। सपोज यू आर डिजाइनिंग ए बिल्डिंग, सपोज यू आर डिजाइनिंग ए बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग जो इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हुई है तो उसका स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कॉलम एंड बीम पे। कॉलम क्या होता है, बिल्डिंग का कॉलम वो होता है जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल खंबे खड़े हुए देखे हैं ना, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी रहती है, वर्टिकल वाले खंबे, इनको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और आपके सर के ऊपर जो छत है, जरा ध्यान से देख लो, ऊपर सर के ऊपर जो छत है वहां पे जो है इस तरीके से ऐसा पूरा चौकटा होता है और ये छत है आपकी सीलिंग। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं बीम दिखाई देगी, बीम होती है और वो बहुत मजबूती से बनाई जाती है, और ये बीम और ये कॉलम, कॉलम के ऊपर बीम टिकी रहती है, तभी ये छत जो है आपके सर पे टिकी रहती है। इस छत में सरिया डाला जाता है, लोहे का सरिया डाला जाता है, ठीक है, और उसमें सीमेंट एंड कंक्रीट से फिलिंग की जाती है, तब जाके आपकी छत आपके सर पे रुकी हुई है। नहीं तो सोचो, इतनी बड़ी छत, इतनी भारी, उसके ऊपर एक आदमी और रहता है, वो आपके ऊपर क्यों नहीं गिरा जा रहा है? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज कॉलम्स एंड बीम्स। बीम ये हॉरिजेंटल वाली ये बीम है, और ये वर्टिकल जो है ये कॉलम है। आपने किसी भी बिल्डिंग को सामने से देखो तो आपको कॉलम सीधा, वर्टिकल वाले जो हैं वो कॉलम कहलाते हैं, लेग्स उसके। तो कॉलम और बीम की जो डिजाइन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कभी आपने ऐसे सोचा है कि जो है जो बीम होती हैं वो जो ब्रिजेस में लगती हैं, या रेलवे लाइन में जो हम यूज करते हैं, ट्रेन जाती है ना, तो रेल की पटरी जो होती है वो आई सेक्शन टाइप की क्यों होती है, इस तरह का शेप क्यों होता है उसका, कोई और शेप क्यों नहीं ले लेते? तो in by the years of experience and this mechanical engineering consideration, this I section has been developed। I section डिजाइन किया गया है क्योंकि ऑप्टिमम रिजल्ट देता है, ठीक है। अगर हम एक रेत का ढेरी 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 इकट्ठा करें, रेत का सैंड का हिल बनाए, तो पिरामिडल शेप क्यों होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हमें मिलेंगे जब हम थोड़ा स्ट्रेंथ हम देख लेंगे मटेरियल का, और इस चैप्टर की नॉलेज का एप्लीकेशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है, एक क्रेन है, ठीक है, उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 10 मीट्रिक टन है। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 10 मीट्रिक टन में 10 मीट्रिक टन या 10 टन बोल दो खाली, तो 10,000 10 टू द पावर 4 किलोग्राम हो गया। समझ में आया? इतना लोड उठाने का है, लिफ्टिंग कैपेसिटी उसकी बनाने की है क्रेन की, ठीक है। तो उसकी रस्सी की चौड़ाई जो है कितनी होनी चाहिए, हाउ थिक द रोप शुड बी देयर। रोप जो होगी, स्टील की रोप होगी ना, 10 टू द पावर 4 किलोग्राम, 10,000 किलो आप किस चीज से उठाएंगे, स्टील की रोप से उठाएंगे। तो उसका जो है विड्थ कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो एक्सटेंशन, जब हम लोड लटकाएंगे उस स्टील की रस्सी से, तो उसका जो एक्सटेंशन है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो उस स्टील की रोप में एक्सटेंशन जो है इलास्टिक लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट का दूसरा नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब वो टूट ना जाए, रस्सी टूट ना जाए। समझ में आया? वो हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, याद आया? उसमें टूट जाता है तार, तो इलास्टिक लिमिट के बाहर ना हो जाए। तो इलास्टिक लिमिट क्या है माइल्ड स्टील की? माइल्ड स्टील की इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं उसको, कितना है? 300 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इससे ज्यादा लोड लगाएंगे, इससे ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, ये स्ट्रेस है माइल्ड स्टील का। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेस है। इतना स्ट्रेस अगर उसको मिलेगा, इससे ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा तो वो टूट जाएगी। समझ में आया? तो हम जस्ट टूटने के लिए डिजाइन कर लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है क्या? ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू वेट, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है? लोड, डब्ल्यू वेट 10,000 किलोग्राम। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना होना चाहिए? डब्ल्यू अपॉन स्ट्रेस। डब्ल्यू अपॉन स्ट्रेस मतलब ये डब्ल्यू है आपका 10,000 किलोग्राम, ठीक है, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे वेट में कन्वर्ट करने के लिए। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है ना, 10,000 किलोग्राम इंटू जी, ये हो गया 10 हो गया। और ये जो
यील्ड स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो है 300 इंटू 10⁻6, डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। तो हमने जब ब्रेकिंग के लिए डिजाइन किया है तो हमें इसे जाड़ा जाड़ा लेना पड़ेगा, मोटा लेना पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो इसका मतलब रेडियस निकालना है तो इसको इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कर दो तो इससे रेडियस निकलेगी। रेडियस कितनी आएगी? रेडियस 1 सेंटीमीटर की आएगी। कहने का मतलब है कि इस डिजाइन के हिसाब से अगर हम क्रिटिकल डिजाइन करेंगे, जस्ट अगर इसे ज्यादा लटका देंगे वेट 10,000 किलोग्राम से तो ये रस्सी स्टील की टूट जाएगी। तो उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन भाई हमको तो जरा सेफ मार्जिन लेके चलना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगभग 10 गुना लेके चलना है हमको। लोड तो किसी हालत में टूटना नहीं चाहिए, लोड से रस्सी टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो थिकर रोप ऑफ रेडियस अबाउट 3 सेंटीमीटर इज रिकमेंडेड। मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं, अपने को 3 सेंटीमीटर जो है उसकी रिकमेंडेशन है। इतनी मजबूत रस्सी हम स्टील की लेंगे। आप बताइए कि 3 सेंटीमीटर की स्टील की रस्सी का क्या मतलब है? वो तो रॉड हो गई ना, स्टील की रॉड हो गई ना। सिंगल वायर ऑफ दिस रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर इज प्रैक्टिकली रिजिड रॉड, है कि नहीं? अगर ये रिजिड रॉड हो गई तो हम क्या करेंगे? उसको बनाने में दिक्कत है, उसको कारखाने में बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम? वायर्स ब्रेडेड टुगेदर करते हैं, मतलब वायर्स का बना लेते हैं, स्टील के वायर्स, और उनको ब्रेड कर देते हैं साथ में, और लाइक पिगटेल्स, और उससे बन जाती है वो स्टील की रस्सी। रिजिड रॉड नहीं लेते हम, सिंगल रिजिड रॉड नहीं लेते, उसकी जगह हम वायर्स लेते हैं। वायर्स को ब्रेड, ब्रेड क्या होता है भाई? औरतें चोटी बनाती थी कि नहीं पहले? औरतें पीछे चोटी बनाती थी लंबी वाली, उसको ब्रेडिंग बोलते हैं। समझ में आया? तो वो स्टील के जो वायर्स हैं उनको ऐसे ही जो है ब्रेड कर देते हैं, और उसका रेडियस कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरीके से वो स्टील की रस्सी बनाई जाती है। समझ गए? तो उससे क्या होता है? थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, मुड़ भी सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाती है, और हमारा काम हो जाता है, और उसको बनाना आसान हो जाता है, मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, अब आइए ब्रिज और बिल्डिंग की बात पे। ये तो रस्सी की बात हो गई। ठीक है, क्रेन में लगती है ना, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर शिप पोर्ट पे कंटेनर्स उठा के ले जाते हैं सामान को। बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, कितना भारी भारी क्रेन से ले जाते हैं, उसमें रोप्स होती हैं। ब्रिज की डिजाइन करनी है, बिल्डिंग की डिजाइन करनी है, तो इसमें क्या होता है? बीम्स एंड कॉलम्स होते हैं, जैसा अभी बताया। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, बेंडिंग ऑफ बीम अंडर लोड। इट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेंडिंग ऑफ बीम नहीं होना चाहिए। बीम शुड नॉट बेंड टू मच, या ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लो कि एक बीम है, उसका एक सिंपल केस लिया है कि वो सेंट्रल पे लोडेड है। वो बीम हमने यहाँ दिखाई है, ये देखो ये बीम। ठीक है, ये डॉटेड से जो लिखा है, डॉटेड से पता है उसको मैंने ये पूरा किया। इस तरीके का रॉड है, उसको मैंने बीम बोला है, और उसके ऊपर से नीचे तक जो है उसको डेप्थ बोला है, ये चौड़ाई को। और यहाँ से उधर साइड में जो है इसको मैंने बी बोला है, ब्रेड्थ। ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई और ये डेप्थ हो गई इसकी। आप देखिए सेंटर पे लोड लगाया, ये यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, तो सेंटर पे लोड लगाने से ये इस तरीके से सैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैगिंग वर्ड इज यूज्ड, नोन एज सैगिंग। तो ये जो सैगिंग हो गया है, ये अपने को चाहिए नहीं। अगर आपके बिल्डिंग में जो ये बीम लगी है, हॉरिजॉन्टल वाली को बीम बोलते हैं, ये बीम लगी और सैग कर गई तो बिल्डिंग कैसी हो जाएगी? पता लगा ऊपर वाली छत लटक रही है नीचे की साइड में, या नीचे वाला तो डर से ही मारा जा रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो डिफ्लेक्शन है, ये सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, इसका फॉर्मूला जो है इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे, ये डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपॉन 4 BD³ इंटू वाई। वाई इज यंग्स मॉडुलस, डी बी क्या है? बी इज ब्रेड्थ जो मैंने यहाँ दिखाया है, और डी क्या है? ये डेप्थ है जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस सैगिंग को मिनिमम करने के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं, कैसा शेप डिजाइन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमको बताता है। W इज द ये वेट, सेंटर पे लोड किया गया ना, सेंटर पे बहुत भारी लोड लटका दिया गया है इस पे। मान लो ऊपर जो है टेबल वेबल रखे है, बिस्तर रखा हुआ है, डबल बेड रखा है, आदमी बैठे हैं, सब है यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे, ऐसी बात कर लो। और ये ऊपर है, ये नीचे है बीम। ये सैगिंग इतना नहीं चाहिए।
तो इसके लिए हम कैसा ये बीम के लिए लोहा किस तरीके का सेलेक्ट करें, ये जो सेक्शन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सेक्शन कैसा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम किस टाइप का होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बता देता है, देखो इसमें बी की सिंगल पावर है और डी की 3 पावर, ठीक है। तो बी की सिंगल पावर जो है वो क्या बता रही है कि बी पे डिपेंड ज्यादा नहीं करता है, और अगर डेप्थ को हम बढ़ा दें तो डेप्थ की पावर 3 है, तो हमारा जो है डेप्थ का क्यूब हो जाएगा, और ये क्वांटिटी नीचे है, देखो डब्ल्यू एल क्यूब के नीचे है, तो ये नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी तो डेल्टा कम हो जाएगा। तो डेल्टा कम होने के लिए अगर हम डी को बढ़ाएंगे तो इट इज मोर इफेक्टिव देन इंक्रीजिंग बी। बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आई बच्चों कि अगर हम डी बढ़ा देंगे तो नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ गई, और नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ने से डेल्टा कम हो गया, अपने को डेल्टा कम ही करना है, देख रहे हो ना। तो डेल्टा कम करने के लिए इट इज मोर इफेक्टिव इंक्रीजिंग डी। तो अपने को कैसा लगाने का है, अपने को जो बीम लगानी चाहिए वो ऐसी लगानी चाहिए, ये जो डेप्थ है ये बढ़ाना है और इसको हमें कम करना है, बी जो मैंने यहाँ बताया ना बी, इसको कम करना है। तो ये जो है इस तरीके की बीम होनी चाहिए आइडियली, लेकिन इससे भी अच्छा डिजाइन जो है वो है आई सेक्शन। रखा तो ऐसे ही है, लेकिन ऐसे रखने में क्या परेशानी है, ऐसे रखने में जो परेशानी है वो यहाँ बताई गई है। अगर हम जो है इस तरीके से डीप बार को रखते हैं जैसा मैंने यहाँ पे रख के बताया, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं तो क्या होगा, बकलिंग हो जाएगी। ये देखो यहाँ बताया है, ये देखो इस तरीके से ये डी डेप्थ है, ये ब्रेड्थ है, और ऊपर से लोड आ रहा है, लोड के चक्कर में ये जो है ना इस तरीके से बकल हो जाएगा। ये देखो ये बकलिंग दिख रहे हो, इसको बोलते हैं बकलिंग। तो ये बीम बकल हो जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, और हमारा शेप भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए बना है फाइनल डिजाइन हमारा, इंजीनियर्स ने कई सालों की मेहनत के बाद निकाला ये आई सेक्शन। इसके लिए जो हैवी लोड वाली चीजें हैं उनको गर्डर बोलते हैं, आपको याद होगा। ये गर्डर आई सेक्शन का शेप सेलेक्ट किया गया, इसमें सारी क्वालिटीज मिल जाती हैं। ये डेप्थ भी ज्यादा मिल गई और थोड़ा मटेरियल भी कम लगता है, और ये ऊपर जो फ्लैंजेस होती हैं इस तरीके से, इस तरह का शेप होता है, तो लोड बियरिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। इसीलिए रेलवे लाइन भी इसी तरीके से, रेल की पट लाइनें इसी तरीके से बनाई जाती हैं। ये बात समझ में आई है? तो ये हो गया हमारा यूज जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हमारा काम हो जाना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, क्या वाई द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए माउंटेन ऑन अर्थ इज 10 किलोमीटर। इस पृथ्वी पर जो भी पहाड़ हैं उन हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, कारण बताओ। अभी सुना है क्वेश्चन? तो हमारे चैप्टर में ये भी क्वेश्चन है। माउंटेन जो होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट समझो, माउंटेन बेस जो है यूनिफॉर्म कंप्रेशन में नहीं होता है, उसके बॉटम पे कितना प्रेशर लगेगा, पूरा का पूरा माउंटेन लोड उसके ऊपर आ रहा है नीचे वाले हिस्से पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो वर्टिकल लोड नहीं आ रहा है। माउंटेन जो होता है, जैसे माउंटेन में यहाँ पे बना हूँ, ये है, तो ये वाले ये लोड है, इसका पूरा का पूरा ऊपर वाला लोड नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये साइड तो खुली हुई है, दीज साइड्स आर ओपन एंड दे कैन फ्लो। रॉक्स कैन फ्लो, रॉक्स फ्लो करती है कि नहीं, रॉक्स अपने आप को अर्थ क्रस्ट के अंदर रीएडजस्ट करती हैं। इसी तरह रॉक्स जो है इनकी एक लिमिट होती है और ये रॉक्स फ्लो कर सकती हैं। और यहाँ पे खाली वर्टिकल लोड नहीं है, यहाँ पे क्या होता है बॉटम पे, ये साइड वेज फोर्स लगने लगता है रॉक्स के ऊपर, एंड रॉक्स टू दिस साइड, मतलब इधर निकल सकती हैं क्योंकि ये फ्री है यहाँ पे। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, शियरिंग फोर्स लग रहा है। रॉक्स आर अंडर द शियरिंग फोर्स। ये रॉक है, मान लो ऐसा ऐसा रॉक है, तो रॉक्स के जो है, रॉक्स के पैरेलल जो है शियरिंग फोर्स लग रहा है। ये वाला वर्टिकल फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन शियरिंग फोर्स भी है यहाँ, ठीक है। तो at the bottom of the mountain of height h, force per unit area due to weight of the mountain is h rho g, and since the sides of the mountains are free, वहां पे जो shear component होगा, shear component जो मैंने इधर बताया, जिसकी वजह से रॉक इधर फ्लो कर सकता है, तो shear component भी h rho g के बराबर होगा, ठीक है। shear component अप्रोक्सीमेटली h rho g हो गया। अब इलास्टिक लिमिट फॉर ए टिपिकल रॉड, वो टेबल में आप देखेंगे रॉक के लिए 30 into 10⁻⁷ न्यूमीटर स्क्वायर होती है। इलास्टिक लिमिट किसकी है ये, दिस इज द इलास्टिक लिमिट फॉर द टिपिकल रॉक। कोई भी रॉक हो जिससे मिल के पहाड़ पर, उसकी इलास्टिक लिमिट
लगभग ये 30 × 10⁻⁷ होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेट कर दो एच रो जी से, एच रो जी इज इक्वल टू 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इट गिव्स एच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द रॉक, इसमें मालूम रहेगा डेंसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ रॉक 3 × 10⁻3, ये वाला यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट कम्स आउट टू बी 10 किलोमीटर। कहने का मतलब है 10 किलोमीटर से ज्यादा हाइट अगर माउंटेन की होने लगी हजारों साल में, मान लो माउंटेन की हाइट 10,000 से ज्यादा हुई, तो ये साइडवेज खिसक जाएगा, ये साइडवेज खिसक जाएगी रॉक्स, ये इसकी हाइट को ऊंचा होने नहीं देगा, समझे कि नहीं, क्योंकि रॉक्स पे शियरिंग स्ट्रेस लग रहा है, और ये रॉक्स कैन फ्लो टू द साइडवेज अंडर दैट शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। और उनकी जो है टिपिकल रॉक की इलास्टिक लिमिट दी हुई है 30 × 10⁻⁷ लिमिट होती है हर एक चीज की, ठीक है। तो ये हो गया इस बात का जवाब कि इस अर्थ के ऊपर जो मैक्सिमम हाइट है माउंटेन का वो 10 किलोमीटर हो सकता है, बराबर है, 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 10 किलोमीटर से कम है, इस वर्ल्ड में जितने भी हैं उनकी हाइट 10 किलोमीटर से कम है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। ओके, अंटिल देन गुड बाय। A marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick deal.